नॉर्मल रिएक्शन बताना है एट x इज इक्वल टू एक्स। हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को यहाँ पर ऐसे पुश करेगा और ये इसको ऐसे पुश करेगा, राइट? तो अब आपको x के फंक्शन में नॉर्मल की वैल्यू बतानी है। मैंने ये सोचा है, अभी मैं बहुत रास्ते में सोचते आ रहा था कि आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी अलॉन्ग विद ऑफलाइन एक घंटे की कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लूंगा जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे कि हीट पढ़ा दूंगा, हीट मैकेनिक्स से इंडिपेंडेंट है, तो हीट आगे 11th में तुम्हारे काम आएगा, 11th का पार्ट है। तो हीट ऐसा है कि ऑनलाइन में आराम से समझ भी आ जाएगा, हल्का टॉपिक है, धीरे धीरे पढ़ा देंगे, तो 1-2 यूनिट कवर हो जाएंगी, तो इससे स्कूल का के साथ हम लोग चल पाएंगे। क्योंकि मैकेनिक्स को मैं जल्दी में नहीं घसीटना चाहता, मैकेनिक्स हम लोग बहुत थारोली और बहुत आराम से सीखेंगे, क्योंकि पूरी 2 साल की फिजिक्स में यही एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह यूज होता है, बिना इसके आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोर्स का प्रेशर ना हो तो हमें हीट के चैप्टर्स, कैलोरीमेट्री हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ये सारे टॉपिक मैं ऑनलाइन में कवर करूंगा। करो करो, तुम लोगों के लिए बुकलेट भी लाया हूं, बुकलेट भी लाया हूं। लेंथ है ले पास करो। इतनी चोट लगी तुमको? लिख भी नहीं पा रहे थे, इतनी जोर से गिरे हो तुम, हमें लगा हल्की फुल्की चोट लगी है। तो पंच हो जाएगा। पास करो, उधर पास कर दो, सॉरी पास करो, सबके पास आगे पास करो। चैप्टर के साथ साथ सॉल्व करेंगे इसको। उत्कर्ष तुम्हें चाहिए? ये लेक्चर नोट्स हैं, थ्योरी लेक्चर वैसे मैं देता नहीं हूँ, लेकिन अभी दे रहा हूँ। पास कर दो। नहीं, कॉपी तो अलग बात है, ये थोड़ा बुकिश लैंग्वेज है थोड़ी, विद शॉर्ट एग्जांपल्स आल्सो। बच्ची हो गए? और किसको दो हैं क्या? देखो इसमें ये जो तुम हाथ में लिए हो एक ही है, तुम्हें मिल गई? रखनी है नहीं है, लेकर आनी है, ठीक है? क्वेश्चन यही क्लास में सॉल्व करेंगे लोग। तुम थ्योरी क्या करोगे? थ्योरी लिख क्या करोगे? थ्योरी है, सही है। दो बुकलेट बची हैं, एक कार्तिकेय की है और सुप्रीत को तो सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। आ गया आंसर? आ गया क्या? लो, मार्कर में कहीं भूला है लग रहा है।
उत्कर्ष देखो बाहर टेबल पे मार्कर रह गया होगा। पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। लेंथ में कितना मास, और सबसे पहले हम इसका इस रॉड का एक्सेलरेशन निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पूरा सिस्टम ले लेंगे ना। तो पूरा सिस्टम का मास कितना है, m। हॉरिजॉन्टल देखो, एक mg लगेगा और एक नॉर्मल लगेगा ना, बट वो नॉर्मल अभी हमें जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल mg के बराबर होगा ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर पूरा सिस्टम मानेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स केवल यही होगा या नहीं। तो न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम है, तो एक की वैल्यू F बाई एम आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। अब हमको जहां नॉर्मल बताना होता है हम सिस्टम को वहीं से ब्रेक करते हैं, बताओ। या तो राइट वाला पोर्शन मानते हैं या लेफ्ट वाला, कौन सा ले यहाँ पर, लेफ्ट वाला ले लेते हैं। चलो लेफ्ट वाला सिस्टम ले लिया, तो लेफ्ट वाला पोर्शन कितना लेंथ है यहाँ पर, L माइनस एक्स है। यहाँ से कितना फोर्स लग रहा है, F। यहाँ से ऐसे नॉर्मल लगेगा भाई, ये वाला ब्लॉक तो आगे वाले को ऐसे पुश करेगा, पर इस वाले ब्लॉक को तो इधर की तरफ पुश मिलेगा ना, और एक्सेलरेशन ए। तो इतने का मास क्या होगा, मास होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। एम बाई एल हो गया यूनिट लेंथ का मास, और इसकी लेंथ कितनी है, एल माइनस एक्स, बताओ भाई। तो अब इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, राइट डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो F माइनस एन नेट फोर्स लिख देंगे। बताओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस एन, और मास क्या है, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन ए लिख देंगे। ए की वैल्यू पुट कर देंगे F बाई एम, सिंप्लीफाई करके n इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, आ जाएगा। लेकिन तुमने गलत सिस्टम सेलेक्ट किया, अगर थोड़ी समझदार राइट वाला सेलेक्ट करते तो आसानी से हो जाता। देखो राइट वाला और आसानी से हो जाता। इसकी लेंथ कितनी है, x, इसका मास कितना आएगा, तो 1 मीटर का मास है m बाई एल, तो x मीटर का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू एक्स। बताओ भैया, 4 केले का भाव चाहिए तो अगर कितना लगेगा, 1 केले का पता है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। 1 मीटर का मास यानी मास पर यूनिट लेंथ है m बाई एल, तो x मीटर का मास होगा इतना। इधर से लग रहा है नॉर्मल, इधर से कुछ लग नहीं रहा, तो सीधे सीधे एक्सेलरेशन ए है। तो क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू मास है m बाई एल इंटू एक्स इंटू ए, तो सीधे सीधे n आ जाएगा एफ एक्स बाई एल, आएगा कि नहीं। ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो कभी बार ग्राफ पूछता तो n की वैल्यू हो गई f बाई एल कॉन्स्टेंट है इंटू एक्स, एक्स वेरिएबल है। तो देखो ये लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप है कि नहीं, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अगर c 0 हो तो लाइन ओरिजिन से पास होती है, याद करो 10th में पढ़ा होगा। तो बच्चों नॉर्मल का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होते हुए, और स्लोप जो tan थीटा है y इज इक्वल टू एम एक्स में जो m है स्लोप है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, f बाई एल के बराबर होगी। क्या पता तुमसे ग्राफ ही बनवा ले कि बताओ n का ग्राफ कैसे बनेगा x के साथ। तो थोड़ा देख समझ के सिस्टम माना करो, ऐसे आंख बंद करके नहीं कि लेफ्ट ही लेंगे हम, लेफ्ट हम देखते, तुमसे जब पूछो क्या मानोगे तुम कहते सर लेफ्ट वाला, कभी कभी राइट भी बोला करो भाई। थोड़ा देखा करो कि किस सिस्टम, जैसे यहाँ देख रहे हो तुम कि इस पे n लग रहा है, f भी लग रहा है, दो घटाने पड़ेंगे। इधर वाले पे देखो सिर्फ n लग रहा है, तो राइट वाला थोड़ा स्मार्टनेस देखो, तुम मेरी क्लास में हो यार, थोड़ा सिस्टम को देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्मार्ट सोल्यूशन निकाला करो। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया मामला, बहुत बढ़िया। आज वैसे हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग एंड टेंशन फोर्स। तो भैया आज पढ़ाई करने वाले हैं स्ट्रिंग एंड टेंशन फोर्स। सबसे पहले बच्चों आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं। आइडियल स्ट्रिंग की दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों इट इज मासलेस,
दूसरी बच्चों, इट इज इनएक्सटेंसिबल। ये दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे मुझसे कोई पूछे आइडियल स्ट्रिंग क्या, तो हम कहते हैं जो पाई नहीं जाती वो उसको आइडियल बोलते हैं, है ना। अरे कहाँ ऐसी रस्सी लाओ, ले आओ जरा जिसका मास ना होता हो। होती है क्या? फिर क्यों पढ़ाया जरा सर जी, पढ़ा क्यों रहे जब होती ही नहीं है? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम चलो एग्जैक्ट आइडियल नहीं पर आइडियल के करीब तो जाएंगे। एकदम हल्का धागा लेंगे उसके लिए ऑलमोस्ट आइडियल जैसा दिखेगा वो, एकदम वेरी लाइट। इसलिए देखो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो मासलेस कभी नहीं लिखती हैं, वो लाइट स्ट्रिंग कहती है, लाइट स्ट्रिंग अंग्रेजी का इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। तो लाइट का मतलब हल्की डोरी, एकदम हल्की, जिसके मास को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बॉडीज के मास की तुलना में, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये एजम्पशंस हैं, ये कल्पना है। मतलब जो है एक कह सकते हो फिजिक्स की कल्पना है कि भाई मासलेस होगी आइडियल, जो एकदम आइडियल होगी। और आइडियल मतलब वही जो नहीं पाई जाती उसे को आइडियल कहते हैं। और इनएक्सटेंसिबल मतलब इनएक्सटेंसिबल कि रस्सी को पकड़ के खींचोगे टूट जाएगी पर लंबाई नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आ रही? वो कहती है मैं टूटना पसंद करूंगी पर मुझे एक्सटेंशन नहीं मुझे पसंद, बिल्कुल, है कि नहीं। जैसे ही उसका टेंशन एक लिमिट तक टेंशन बर्दाश्त कर सकती है, जैसे ही उस पर फोर्स अगर आप बढ़ाओगे और उसके ब्रेकिंग टेंशन से ज्यादा हो जाएगा तो वो टूट जाएगी, पर इनएक्सटेंसिबल होती है। इसका मतलब उसे पुल करके आप उसकी लेंथ में चेंज नहीं कर सकते, उसे आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं। इन कल्पनाओं के साथ, इन असम्पशंस के साथ हम स्ट्रिंग को समझने वाले, ठीक है बच्चों। तो पहले हम आइडियल स्ट्रिंग पढ़ेंगे बिना मास वाली डोरी, बाद में मास वाली पढ़ेंगे कि जो मास फुल होती है, रियल स्ट्रिंग होती है, उसमें इसमें क्या अंतर है। पहले समझते हैं टेंशन फोर्स कहते कैसे, तनाव, हिंदी में तनाव बोलते हैं। टेंशन फोर्स क्या है? तो ऐसी कहावत कही जाती है कि जब किसी रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ के उसको खींचा जाता है या एक एंड को बांध कर फिक्स्ड करके दूसरे एंड पे हम फोर्स लगाते हैं और हमारी स्ट्रिंग जो होती है, जो धागा होता है, जो डोरी होती है, रस्सी होती है, जितने नाम है उतने ले सकते हो, वो जब खिंच जाती है, जब टाइट होती है, तो उसके सभी इंटरनल पॉइंट पर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं। ढीली ढाली रस्सी जो होती है उसमें टेंशन फोर्स नहीं होता, लेकिन जब धागा टाइट होता है, खिंचा होता है, तब उसके बॉडी में एक टेंशन डेवलप हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये बच्चों एक धागा, एक रस्सी है, मोटी पतली जैसे समझना, समझ लो। मैं थोड़ी सी मोटी बना रहा हूं। ये एक रस्सी है बेटा। इस रस्सी को एक तरफ से आदमी ने दीवार पे बांध रखा है, एक तरफ से ये आदमी इस स्ट्रिंग को बाहर की तरफ पुल कर रहा है, लाइक दिस, एफ फोर्स लगा के। और ये स्ट्रिंग टाइट है पूरी तरह से। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मैं अगर यहां से किसी पॉइंट पी पे कट करके मैं तुमसे कहूं स्ट्रिंग के इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, स्ट्रिंग के इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो हमने स्ट्रिंग के इस पोर्शन को अलग से बना लिया। हमने कहा सर जी देखो, एक तो ये आदमी खड़ा था यहां और ये सर जी अपने हाथों से इसको इधर की तरफ खींच रहा था कि नहीं? और इस चूंकि ये स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहा है, ऐसे, तो स्ट्रिंग रिएक्शन फोर्स ऐसे लगा रही होगी, इक्वल एंड अपोजिट, अरे लगा रही होगी कि नहीं? तो इसके हाथों पे ऐसे लग रहा होगा। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन द स्ट्रिंग एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस फोर्स। कह सकते हो कि नहीं? सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग ऑन द मैन। क्लियर है बेटा? अब हमने कहा मास वास तो है नहीं, तो वेट को गोली मारो। ये वाला टुकड़ा, क्या इतना टुकड़ा कहीं आगे भाग रहा है क्या? सोचो, अगर यहां से ज्वाइंट ना होता और तुम इस टुकड़े को ऐसे घसीटते तो यहीं रुका रहता? यस या नो? नहीं रुका रहता। कहां भाग जाता? इधर भाग जाता। अभी नहीं भाग रहा। अगर ये टुकड़ा इधर भाग नहीं रहा है तो अंदर के फोर्स तो इंटरनल होंगे, उनको गोली मारो। यहां पे बताओ, यहां कोई फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? इधर की तरफ लग रहा होगा ना, तभी तो ये फोर्स लगने के बावजूद भी राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा। इसका मतलब इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, मैं उसे टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये फोर्स इस पॉइंट पर, समझना, रस्सी के इस टुकड़े पर
स्ट्रिंग के इस टुकड़े पर, इस टुकड़े ने यहां पर ऐसे फोर्स लगाया है, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े को ऐसे खींच रहा है कि नहीं, कि मत जाना, नहीं तो अगर यहां से तुम कहते खचाक कैंची लाओ, यहां से खचाक कट मारो, तो ये टुकड़ा क्या होगा, इधर भाग जाएगा, लेकिन अभी नहीं भाग रहा। इसका मतलब इस वाले पोर्शन ने यहां पर, क्योंकि मैं इतने यहीं से इमेजिन कर रहा हूं ना, यहां पर ऐसे फोर्स लगा रखा होगा कि नहीं? लेकिन ये बताओ, और जो इधर वाला टुकड़ा है, थोड़ा दूर करके बस दिखा रहा हूं बेटा, थोड़ा दूर करके दिखा रहा हूं, इस वाले टुकड़े ने इसको ऐसे फोर्स लगाया होगा, तो क्या इसने इसको छोड़ दिया होगा? ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला टुकड़ा इसे अपनी तरफ ऐसे खींच रहा है, और ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े को अपनी तरफ है, यानी यहां पर एक तरह से, ये अभी हमने खोल के देखा है, अब इसको ज्वाइंट कर दोगे तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? इस कहीं से भी इमेजिन करो, अब यहां से कट करके इमेजिन करोगे तो ये टुकड़ा इस टुकड़े पर इधर की तरफ फोर्स लगाता नजर आएगा, और ये पोर्शन इस पोर्शन पे इधर, यहां पर इधर की तरफ लगाता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार हर इंटरनल पॉइंट पर एक एक्शन रिएक्शन पुलिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। आप देखिए, ये पुलिंग फोर्स की तरह आपको दिख रहा होगा, इस टुकड़े को ये वाला अपनी तरफ पुल कर रहा है, नॉर्मल पुश करता है, टेंशन हमेशा पुल करता है, और ये वाला पोर्शन इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है कि नहीं, बताओ यस या नो? इतनी बात बताओ बेटा। तो मैं यही कहने वाला हूं, और ये सिर्फ इसी पॉइंट पर नहीं है, किसी पॉइंट पर आप इमेजिन करोगे तो एक एक्शन रिएक्शन टेंशन फोर्स आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप पूरी स्ट्रिंग बनाए हो तो अंदर हर जगह एक्शन रिएक्शन फोर्स है, एट एवरी पॉइंट देयर इज अ फोर्स, इसी फोर्स को टेंशन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इस स्ट्रिंग की पूरी लेंथ में टेंशन होता है, हर जगह टेंशन होता है, लेकिन अभी ये सब टेंशन कैसा है, पूरी स्ट्रिंग पकड़े हो, सब इंटरनल फोर्स, केवल एंड पॉइंट पे हम फोर्स की बात करेंगे। बताओ भैया, नहीं समझोगे तो मैं सरल शब्दों में कहूंगा, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टेंशन फोर्स, इसलिए मैं बिल्कुल व्यवहारिक लैंग्वेज में बोल रहा हूं। जब भी कोई स्ट्रिंग टाइट होती है तो पूरी स्ट्रिंग के सभी इंटरनल पॉइंट पर एक एक्शन रिएक्शन पुलिंग फोर्स डेवलप हो जाता है टाइट स्ट्रिंग में। उसी एक्शन रिएक्शन फोर्स को, इंटरनल फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? और ये टेंशन फोर्स हमेशा कैसा होता है, पुलिंग नेचर का होता है। रस्सी जब ढीली होगी, स्ट्रिंग अगर स्लैक्ड होगी तो उसमें कोई टेंशन, केवल टाइट स्ट्रिंग में ही टेंशन होगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया है, सारी बातें लिखी हुई हैं, अपने बुकलेट हमने दे दी है, इसलिए जो तुम्हें लग रहा है अपनी लैंग्वेज में लिखते चलो, हम आपको लिखवाने वाले नहीं। पर बुकलेट के सहारे न रहना, जो कॉपी में नोट्स बना रहे उसका कोई तोड़ नहीं होगा, याद रखना। बुकलेट बुक की लैंग्वेज में लिखी है तुम्हारी, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज में है, जो ज्यादा समझ आएगी तुमको। अब यहां पर बच्चों में कुछ बातें करता हूं आपसे, तो ये काम की बात लिखो। टेंशन हमेशा कैसा होता है, टाइट स्ट्रिंग में होता है, पुलिंग होता है, याद रखना। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। सर ये पुलिंग एक्सटर्नल है या इंटरनल? बेटा ये डिपेंड करेगा सिस्टम क्या आपने माना है, अभी मैं आऊंगा उस पे। अभी थोड़ी देर में, थोड़ा और पढ़ो, 10 मिनट में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यस सर। अब बच्चों में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और उस छोटे से एग्जांपल से मैं 2-3 बातें कंक्लूड करूंगा। मान लेते हैं यहां पर एक बॉडी है m, जिसका मास, जैसे एक एग्जांपल की मदद से आपसे कुछ बातें बतानी है, डायरेक्ट भी लिख सकता हूं लेकिन डायरेक्ट समझो। इस बॉडी से एक रस्सी जुड़ी हुई है जो कि मासलेस है, मतलब इस रस्सी में कोई मास नहीं, इस स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है। तो इस स्ट्रिंग के एक सिरे पर कोई फोर्स F लगा करके इस सिस्टम को खींच रहा है, ग्राउंड पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मैं अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस पूरे को सिस्टम मानता हूं, पूरे को सिस्टम मानता हूं।
यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा, उससे मुझे लेना देना नहीं, मैं वर्टिकल नॉर्मल mg के बराबर होगा, इट इज अंडरस्टूड। स्ट्रिंग में तो कोई मास नहीं है और हॉरिजॉन्टल में केवल F ही एक्सटर्नल फोर्स है। पूरे सिस्टम के लिए अगर न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो F इज इक्वल टू ma होगा कि नहीं? F डिवाइड बाई m, F डिवाइड बाई m, इतना एक्सेलरेशन होगा। इतना क्लियर है बेटा? अब मैं जानना चाहता था कि किसी इंटरनल पॉइंट पर टेंशन कितना आएगा। यहां पर मैं टेंशन पता करना चाहता था, क्योंकि ये तो मैं समझ गया हूं कि स्ट्रिंग के पूरे सभी इंटरनल पॉइंट पे टेंशन T जनरेट होता है। अब T कितना होता है, कैसा होता है, वो हम समझते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां से ब्रेक करके इतना सिस्टम ले लूं, या मैं यहां से ब्रेक करके राइट वाला सिस्टम ले लूं। तो राइट वाला लेना मैं ज्यादा पसंद करूंगा, ये वाला सिस्टम में ले रहा हूं। मैंने राइट वाला पोर्शन बनाया, स्ट्रिंग का एक टुकड़ा हमने सिस्टम माना, मतलब स्ट्रिंग के एक टुकड़े को अपना सिस्टम माना, और इस सिस्टम के लिए मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा। मुझे पता है इसमें वेट मास वास है नहीं, तो वेट लगाऊंगा नहीं, इधर लगाऊंगा नहीं, ठीक। हाँ, ये जरूर है कि ये जो टुकड़ा होगा, ये टुकड़ा इधर वाले पोर्शन को राइट डायरेक्शन में पुल करेगा, और इसको खुद लेफ्ट वाला जो होगा वो ये वाला पोर्शन ये ऐसे अपनी तरफ पुल करेगा। तो इस पोर्शन पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि इस पोर्शन को ये वाला पोर्शन ऐसे अपनी तरफ पुल करेगा। बड़ा अंडरस्टूड है यार। सोचो, ये वाला टुकड़ा पीछे वाले को ऐसे घसीट रहा होगा ना, यहां से जॉइंट से ऐसे घसीट रहा होगा ना। सोचो यहां से कट करके देखो ना, अब सोचो यहां से कट करे, अब इतने सिस्टम के बारे में सोचो, अगर कोई यहां से ऐसे फोर्स नहीं लगाएगा तो ये सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा? तो यहां से कट करके सोचो ना कि ये सिस्टम आगे जा रहा है, कौन ले जा रहा है? अब तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, यहां से काट दो। इसका मतलब इस पॉइंट पे जब कट करके देखोगे तो टेंशन की डायरेक्शन क्या आएगी? राइट डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, रस्सी पकड़ के तुम ऐसे घसीट ही रहे हो यार, तो इस वाले को तुम ऐसे घसीट रहे हो, लेकिन अगर इस पोर्शन को इधर वाला देखेगा तो वो रिएक्शन ऐसे लगा रहा होगा। अबे डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 दिन पढ़ने के बाद टेंशन की डायरेक्शन इधर की उधर लगा दोगे, मुझे बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो इस टुकड़े पे टेंशन इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं? समझ आ रही बात? ठीक, बहुत बढ़िया। मैं तुमसे कह रहा हूं इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिख दो, एक्सेलरेशन ए है, क्योंकि हर पोर्शन एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, सभी का एक्सेलरेशन कितना है? यहाँ पर ए है। मैं न्यूटन्स लॉ लिखता हूं, F माइनस टी इज इक्वल टू ma। लिख दिया। मास कितना है? तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी? F के पता होगी कि नहीं? अब मैंने कहा अच्छा सर, यहां पर टेंशन जो है वो तो F के बराबर है। अच्छा, F के बराबर है, थोड़ा और आगे से काटो, यहां से काटोगे, इतना पोर्शन लोगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, टेंशन इधर ही लगेगा, मान लेते हैं T डैश। लेकिन क्या यहां से काटने से मास आ जाएगा? उसमें मास तो है ही नहीं डोरी में। अरे बोल तो दो। तो भैया जब यहां से काटोगे मास नहीं आएगा, तो क्या वहां पर भी टेंशन F के बराबर आएगा? हम करें चलो जड़ से उड़ा देते हैं, यहां से काट देते हैं, यहां से। तो यहां अगर देखें, यहां पर बिल्कुल इस पॉइंट पे, तो पूरी स्ट्रिंग हमने ले ली, पूरी स्ट्रिंग। यहां से F लग रहा है, यहां से इधर T लग रहा होगा, बॉडी पे ऐसे लग रहा होगा ना, ऐसे तो फोर्स लग रहा होगा। ये होगा फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू स्ट्रिंग, और ये फोर्स ऑन द स्ट्रिंग ड्यू टू बॉडी। अब हमने कहा इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिख लो, लेकिन अभी यहां पर भी मास कितना है इसका? तो F माइनस टी बराबर ma लिखोगे, m 0 रख दोगे तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा? F। इससे दो बातें पता चलती हैं। कितनी बातें? दो बातें। कौन कौन सी बातें? कि इसके हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या है? सेम। तो ये सुनो, ये बहुत काम की बात है। मासलेस स्ट्रिंग में कोई भी मासलेस बॉडी हो, इनफैक्ट मासलेस रॉड हो, मासलेस धागा हो, रस्सी हो, प्लास्टिक की वायर हो, मासलेस अगर है तो उस पूरे वायर में टेंशन फोर्स की वैल्यू कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती, इक्वल होती है। ये एक्स्ट्रा क्लास में बताया था, तब एक्सप्लेन नहीं किया था। पूरी स्ट्रिंग में, मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। तो इन ए मासलेस स्ट्रिंग टेंशन फोर्स जो होती है इज यूनिफॉर्म। इन ए मासलेस स्ट्रिंग टेंशन फोर्स इज यूनिफॉर्म। टेंशन फोर्स कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान होता है, हर जगह टी होगा, मिड पॉइंट पे लो चाहे किनारे वाले पॉइंट पे लो। और दूसरी बात, टी एफ के बराबर है। यदि किसी धागे को, किसी स्ट्रिंग को डायरेक्ट पकड़ के खींच रहे हो तुम, तो जिस फोर्स से तुम उसको खींच रहे हो वही टेंशन के इक्वल होता है। देखो टी इक्वल टू एफ है कि नहीं है? यानी कि इफ ए फोर्स
is directly applied to a string, then its tension is equal to that force. ध्यान रखना, लेकिन फोर्स डायरेक्टली लगना चाहिए बॉडी पे, सॉरी रस्सी पे, स्ट्रिंग पे, जो भी बोलना चाहो। तो भैया स्ट्रिंग पे अगर डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हो ना तो वो सीधा टेंशन के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे हम किसी बॉडी पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो टेंशन की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, ये ध्यान रखना, टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। मतलब रस्सी अगर किसी बॉडी से बंधी है तो हमेशा अपनी तरफ खींचती है। ये बात मैं एक्स्ट्रा क्लास में एक बार डिस्कस कर चुका हूँ कि तुम मुझसे रस्सी को बांध दो। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने किसके साथ किया था पिछली बार? यस के साथ किया था। ये जैसे धागा है, पकड़ो यस, ये मान लो इसके हाथ से हमने बांध दिया, ये बॉडी है मेरे लिए, यस बॉडी है, और ये रस्सी है मान लेते, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो ये मासलेस। अब अगर मैं स्ट्रिंग को टाइट करके टाइट है ये स्ट्रिंग, तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग यस को अपनी तरफ खींच रही होगी। मैं पुश करने की कोशिश करता हूं, पुश करने की, क्या मैं पुश कर सकता हूं इस बॉडी को? यस, एक निर्जीव बॉडी समझो इसको, नॉन लिविंग। तो अगर ये एक बॉडी है नॉन लिविंग और इससे स्ट्रिंग कनेक्टेड और एक एंड पकड़ के मैं धक्का दे रहा हूं तो ढीली पड़ जाएगी। अगर स्ट्रिंग टाइट है तो डेफिनेटली वो किसी भी बॉडी जिससे भी कनेक्टेड होगी उसको अपनी तरफ पुल कर रही होगी। तो स्ट्रिंग केवल पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। और नॉर्मल रिएक्शन केवल पुश करता है, पुल नहीं कर सकता। और आगे पढ़ेंगे स्प्रिंग दोनों काम कर सकता है। स्प्रिंग पुश भी कर सकता है, जब कंप्रेशन होता है तो पुश करता है, और जब इलॉन्गेशन होता है तो पुल करता है अपनी तरफ। उसकी बात बाद में करें। अरे समझ रहे हो? तो भैया अगर हम कहानी को थोड़ा समझाएं कुछ ऐसे, देख लो कुछ फोटोज के माध्यम से। जैसे मान लो एक सरफेस पे कई बॉडी रखी, एक बॉडी फिर उससे एक स्ट्रिंग, फिर एक बॉडी फिर एक स्ट्रिंग, फिर एक बॉडी फिर एक स्ट्रिंग, और इस बॉडी को कोई घसीट रहा है अपनी तरफ एफ फोर्स लगा के। और मुझे ये बॉडी M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, सभी बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बना लें अलग अलग। मैं जानना चाहता हूं इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो देखो इस बॉडी पे एक लग रहा होगा M1 जी, लग रहा होगा कि नहीं, और एक लग रहा होगा नॉर्मल R1, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, वाई में मोशन नहीं हो रहा है, तो R1 की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड। ये वाली स्ट्रिंग जब इधर से घसीट रहे होगे तो सारी स्ट्रिंग टाइट होंगी कि नहीं? मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में टेंशन T1। अब ये बताओ इस बॉडी पे ये स्ट्रिंग कैसे फोर्स लगा रही होगी, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ लगाएगी। हम बता चुके हैं कि हमेशा पुलिंग फोर्स लगेगा लाइक दिस, क्योंकि ये धागा इस बॉडी को घसीट रहा होगा अपनी तरफ। हमेशा याद रखना, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ। तुम सोचना स्ट्रिंग तुम हो, तुम ऐसे स्ट्रिंग की जगह कनेक्टेड हो ऐसे लेट के, और तुमसे बॉडी कनेक्ट, तुम्हें अपनी तरफ घसीटना है, पुल करना है, पुल। तो ये यहां तुम लेटे हुए हो, तुम लेटे हुए हो, मान लो ये लंबे लंबे यहां से ये बॉडी कनेक्टेड है तुमसे, स्ट्रिंग से तुम कनेक्टेड हो, तो इसको अपनी तरफ ऐसे ही तो पुल करोगे, क्यों मुन्ना? बताओ बेटा। तो स्ट्रिंग हमेशा पुल करती है अपनी तरफ। इसको ऐसे पुल करेगी, इसको कैसे पुल करेगी? इस तरह से पुल करेगी। यानी इस बॉडी पे टेंशन, ये फोर्स कौन सा है? दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द स्ट्रिंग। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन M2 बाय स्ट्रिंग। और चूंकि मासलेस है तो जितना टेंशन यहां होगा उतना ही यहां होगा। इस पूरी धागे में टेंशन क्या होगा? T1 ही होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ इस बॉडी में टेंशन किधर लगा है? राइट में। इधर किधर लगा है? ये T2, चूंकि धागा अलग है तो टेंशन अलग हो सकता है। ठीक, यहाँ पर टेंशन ऐसे, यहाँ पर ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? टेंशन हमेशा बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ, कोई भी स्ट्रिंग बॉडी को अपनी तरफ फोर्स लगाती है। तो वैसे बस देख लेना, बॉडी स्ट्रिंग कहाँ है, स्ट्रिंग की तरफ बना देना बॉडी पर। अरे बताओ भैया, चलो बढ़िया। इस पे एक लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा R2, लग रहा होगा कि नहीं? इस पे एक लग रहा होगा M3g, एक लग रहा होगा R3। अभी जस्ट मैं डायग्राम बता रहा हूँ, एक वेट यहाँ लग रहा होगा, एक नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा, यहाँ से
वो आप समझ जाओगे, उस पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ और एक दो डायग्राम, ये हम ये सब जा रहे हैं हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। फिर हम ये सवाल अभी सब कराएंगे, ये सारे सवाल। सोचो एक बॉडी ये लटकी, फिर एक बॉडी ये है, फिर एक बॉडी ये M1 है, ये M2 है, ये M3। इसमें टेंशन T1 है, इसमें T2, इसमें T3 है। आओ तीनों बॉडी का डायग्राम बनाते हैं। M1 का डायग्राम बनाते हैं। M1 का कैसा बनेगा बेटा? प्यारे देशवासियों, सबसे पहले M1 का वेट बना दे। इस धागे में टेंशन T1 है। बताओ जरा यहाँ पर टेंशन कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? किसी को मन में नीचे की तरफ भ्रम तो नहीं आ रहा? पक्का ना? किधर से? कोई तो बात याद कर लो मेरी। बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ, बॉडी ये है, स्ट्रिंग ये है, बॉडी से शाबाश, तो ये T1 लगेगा, लगेगा कि नहीं? और यहाँ पर बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ T2 किधर लगेगा? ये तीन फोर्स लग रहे हैं M1 पे, लग रहा है कि नहीं? और M1 चूंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में अगर है तो T1 इक्वल टू T2 प्लस M1 जी। अब ये एक्सेलरेशन है, मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होता है तो क्या लिखोगे न्यूटन्स लॉ? ऊपर की तरफ ये है, ऊपर की तरफ ये है, क्या किसको पॉजिटिव? T1 माइनस T2 माइनस M1 जी इक्वल टू M1 है। इतना तो सिखाई दिया है। बस जितनी नई बातें बता रहे उतनी पकड़ते जाओ, पुरानी बातें मेंटेन करे रखो तो अपने आप चीजें सरल लगेंगी। यस पांडे, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इस वाली बॉडी पे आते हैं, M2 पे। M2 पे जो T2 होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और ये वाली स्ट्रिंग नीचे की तरफ लगाएगी, तो T2 ऊपर की तरफ लगेगा, T3 नीचे की तरफ लगेगा और M2 जी इधर लगेगा। तीन फोर्स लग रहे हैं इस पे भी। इस वाली बॉडी पे M3 पे बताओ क्या क्या लगेगा? वेट नीचे की तरफ लगेगा, ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी। बस दो ही फोर्स लग रहे हैं। क्या टेंशन की डायरेक्शन समझ में आ रही है? हमेशा पुलिंग नेचर की होती है, हमेशा बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ लगता है। बहुत बढ़िया। अब हम सवाल शुरू करेंगे। बस फिर क्या, अब तो तुम नेता बन गए। अब तुम्हें नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो बेटा। थर्ड बॉडी है उसके नीचे एक और मतलब एक स्ट्रिंग लगा दे, फिर उसका टेंशन क्या होगा? तो अगर इसके नीचे एक स्ट्रिंग और लगाओगे तो वो M3 पे डाउनवर्ड टेंशन लगाएगा। यस सर। सुप्रीत, कोई भी बॉडी अगर कनेक्टेड है किसी स्ट्रिंग से तो स्ट्रिंग बॉडी को हमेशा अपनी ओर पुल करती है। तो बस ये देख लो कि जिस स्ट्रिंग का टेंशन तुम बॉडी पर दिखा रहे हो उस बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ दिखा दो बस। यस सर। जैसे जैसे ये वाली स्ट्रिंग देखो बॉडी से ऊपर कनेक्टेड है तो ऊपर की तरफ अपनी तरफ लगा रही, ये वाली स्ट्रिंग उसी बॉडी पे नीचे की तरफ लगा रही, बिकॉज ये बॉडी से नीचे है तो अपनी तरफ लगाएगी, तो देखो डाउनवर्ड लग रहा है ये वाला, है ना? यस सर। चलो अब बिल्कुल छोटे सवालों से, जैसे अपनी आदत है छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, तो बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। ये एक फ्लोर से स्ट्रिंग लटकी है, ये M मास की बॉडी है, रेस्ट पे है। हमको सिर्फ टेंशन बताना है, फाइंड आउट टेंशन। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। ये एक लिफ्ट है, M मास की बॉडी लटकी हुई है, ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है। दोनों के लिए आंसर सेम होगा, किसी एक के लिए सॉल्व कर लो। तीसरा, एक लिफ्ट है या एलिवेटर है, उससे स्ट्रिंग लटकी है, उससे मास लटका है, लिफ्ट एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रही है, टेंशन निकालना है। चौथा, M मास की बॉडी है, ये एक्सेलरेशन A से जा रहा है, चारों में टेंशन बता रहा है। बिल्कुल सरल सरल सवाल। बस क्या करना है, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और न्यूटन्स लॉ लगा देना है, दैट्स ऑल। बॉडी का FBD बनाइए, न्यूटन्स लॉ लगाइए। दो चीजों के अलावा तीसरी चीज है ही नहीं एनएल में।
हो गए, चलिए। देखो इस वाली बॉडी का हम एफबीटी बनाएंगे। ये बॉडी मैंने बनाई, वेट डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन अपवर्ड लगेगा, और रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो है तो सीधे सीधे फोर्स बैलेंस कर दिए मैंने, इक्वल टू mg। या आप अगर लगाना चाहो F इज इक्वल टू ma तो लगाओ, अपवर्ड पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, तो T माइनस mg फोर्स हो जाएगा, मास और एक्सेलरेशन जीरो है तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। कर सकते हो या नहीं बेटा बताओ? छोटी छोटी बातें, न्यूटन लॉ तो पुरानी बात है, टेंशन बस नया तुम्हारे लिए। यहाँ पर बच्चों एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो सेम इक्वेशन वैलिड रहेगी, T ऊपर लगेगा mg नीचे लगेगा, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी। इसका मतलब लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो टेंशन में चेंज नहीं आएगा। इस तरह अगर आदमी खड़ा होता, वेइंग मशीन की रीडिंग भी चेंज नहीं आएगी। जैसे एक्सेलरेट अपवर्ड होता था तो mg प्लस a हो जाता था, याद करो नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, ब्लॉक का एफबीटी, वेट नीचे लगेगा, टेंशन, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, तो क्या लिखेंगे न्यूटन्स लॉ, T माइनस mg इज इक्वल टू ma लिखेंगे कि नहीं? mg माइनस T नहीं लिख रहे हो, एक्सेलरेशन अपवर्ड है ना, T बड़ा होगा ना, तो नेट फोर्स T माइनस mg होगा ना। और फिर मैंने एक लाइन बोली थी याद रखने के लिए, जिस डायरेक्शन में, याद रखा करो बात, बहुत बड़ी बात है, उसको हल्के में ना लिया करो। ये टेंशन यहाँ लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यहाँ T की वैल्यू क्या होगी, mg प्लस a होगा, है ना। यानी एक्सेलरेशन जब अपवर्ड होता है तो टेंशन बढ़ जाता है कि नहीं? अब यही मैं कह सकता हूं, बताओ लिफ्ट मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चल सकती है कि स्ट्रिंग ना टूटे? मैं तुम्हें m दे दूंगा, g दे दूंगा, सब दे दूंगा, और मैं कहूंगा 300 न्यूटन पे टेंशन पे स्ट्रिंग टूट जाती है। तो आप जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ाओगे टेंशन बढ़ेगा, तो T की वैल्यू 300 रख देना, A की वैल्यू अपने आप आ जाएगी कि भैया किस एक्सेलरेशन पे टेंशन टूटेगी और स्ट्रिंग टूटेगी। अरे बताओ मेरे लाल, इसमें पीले क्या लिखे बताओ बेटा, mg माइनस T इज इक्वल टू, तो T क्या आ जाएगा, m, मतलब अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो टेंशन घटेगा। अच्छा बताओ फ्री फॉलिंग होगा तो टेंशन कितना होगा? अरे गधे कहीं के फ्री फॉलिंग है तो अंजी को मार कंटार सही कर देंगे, जीरो हो जाएगा ना, A बराबर G हो जाएगा ना, तो G माइनस G क्या हो जाएगा, जीरो, तो टेंशन जीरो हो जाएगा। मतलब एक बॉक्स है, अब सोचो एक लिफ्ट है, और लिफ्ट में या एलिवेटर है, उसकी छत से एक बॉडी लटकी हुई है स्ट्रिंग से, और उस एलिवेटर की रस्सी काट दो जो मेन होती केबल, अब फ्री फॉल हो रही मान लो, तो टेंशन जीरो है, नॉर्मल भी जीरो हो जाता था, है ना। एक कार में एक पेंडुलम लटका हुआ है स्ट्रिंग से, और कार पहाड़ी से गिरा दो हवा में, एयर रेजिस्टेंस नहीं है मानो, तो कार फ्री फॉलिंग हो जाएगी, है ना, एक्सेलरेशन जीरो। तो वहां पे पेंडुलम अगर रस्सी से लटकाए भी हो तो उसमें टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है बेटा। अरे हो जाएगा, मानना पड़ेगा भाई। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को सिस्टम के साथ यूज करेंगे। अब मल्टी बॉडी सिस्टम लेंगे। अब आपको थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है, सिस्टम की कैसे लिया जाए, ठीक। चलो आ जाओ। एक लिफ्ट है, यहां से एक बॉडी ये m मास की है, एक बॉडी ये 2m मास की है, और एक बॉडी ये 3m मास की है। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इसमें T2, इसमें T3 है, और ये एक्सेलरेशन A इक्वल टू G/4 से ऊपर जा रही है।
आपको अपने आंसर एम और जी के टर्म में लिखने हैं। आपको बताना है फाइंड आउट T1 T2 T3। लेकिन मैं चाहता हूं कि T1 जब आप निकालो तो सिस्टम ऐसे निकालो कि सिर्फ T1 निकालना है, T2 T3 नहीं चाहिए। तो ऐसा सिस्टम मान के निकालना कि T1 ही निकालना है। मतलब अगर T1 निकालना हो तो बेस्ट मेथड क्या होगा, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन चाहिए मेरे को। और रटना नहीं है, समझते चलो। रटोगे कितना यार? आगे सारे जैसे प्यारे बच्चों, T1 टेंशन यहां पर ऐसे लग रहा होगा कि नहीं? अब मेरे को T1 निकालना है। सोचो थोड़ी देर के लिए T2 T3 अगर ना पूछा जाए, सिर्फ T1 पूछा जाए। अब मैं चाहता हूं कि एक लाइन में T1 आ जाए, T2 T3 बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। तो मुझे कितना सिस्टम मानना चाहिए? T1 के लिए मैं क्या करूं, पूरा ले लूं? अगर मैं पूरा ले लूंगा तो भैया T3 और T2 और T3 कैसे हो जाएंगे? इंटरनल। T1 हो जाएगा एक्सटर्नल। और ये पूरा सिस्टम का वेट कितना लगेगा? 6 mg। सुनिए बच्चों, कुछ बच्चे कहते सर जी ये बॉडी तो बीच में है, इसका वेट भी इंटरनल बना दो। बनाना चाहिए। वेट कौन अप्लाई करता है? अर्थ। अर्थ अप्लाई करती है, भूल गए क्या? वेट तब तक इंटरनल नहीं होगा जब तक अर्थ को सिस्टम में नहीं शामिल करते। समझ में आ रही बात? अरे भैया अर्थ का इस सिस्टम में अर्थ है? कहीं दिख रही तुमको अर्थ? और ये सब फोर्सेस जो mg 2 mg 3 mg कौन लगा रहा होगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है वेट भाई। लो सब भूल भाल गए लग रहा है। तो वेट कभी इंटरनल बना देना। वेट कब इंटरनल होगा? जब अर्थ को सिस्टम में लेंगे, तब तक इंटरनल नहीं होगा। और इस चैप्टर में तो हम अर्थ को सिस्टम में लेंगे नहीं कभी। कभी कभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मोशन वोशन सन अर्थ मून ये सब लपेटे में लेंगे, तब देखेंगे कुछ होगा अगर तो, है ना? आ जाओ अभी। फिलहाल तो इसलिए वेट सारे एक्सटर्नल। ओके, ये T2 T3 इंटरनल हो जाएंगे बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम सब इंटरनल। ओके, और पूरा सिस्टम एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जा रहा है। और सिस्टम बाउंड्री मेथड इसी को तो कहा करते थे कि मल्टीपल बॉडी आपस में कनेक्टेड हो परंतु एक्सेलरेशन इक्वल हो सभी का। तो मल्टी बॉडी को हम एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। ठीक, अब देखो भैया ऊपर जा रहा है, खेल खत्म हो गया।
अब तो कक्षा 2 के बच्चे को बोला उसे को लिख दो न्यूटन लॉ, तो वो देख लेगा अच्छा ये ऊपर की तरफ है तो T1 पॉजिटिव हो गया, नीचे की तरफ कौन है सर जी ये नेट फोर्स हो गया F बराबर ma, और मास कितना है एक्चुअली ma मुंह से निकलता है जल्दीबाजी में ma ही ना लिख देना, m मतलब मास ऑफ सिस्टम, तो यहाँ m कितना आ जाएगा 6 तो बेटे ये आ जाएगा 6mg प्लस a की वैल्यू g/4 रखो, आंसर प्राप्त करो। अब ये बताओ मुझे T2 चाहिए, शाश्वत मेरे लाल पीले T2 चाहिए, कौन सा सिस्टम मानू T2 चाहिए तो सिस्टम क्या लू, यहां से ब्रेक करो खचाक, अरे यहां अगर इन दोनों को ले लोगे जुड़ा रहने दोगे तो T2 आएगा ही नहीं, इंटरनल रहेगा, तो यहां से उड़ाना पड़ेगा ना, नीचे वाले पकड़ो, तुम कहोगे सर ऊपर तो एक ही है मैं एक क्यों ना पकड़ू, तो देखो तुम अगर एक पकड़ोगे तो ऊपर क्या लगाओगे T1, नीचे क्या लगाओगे T2, फिर क्या लगाओगे mg। अब सोचो किसी ने तुमसे T2 पूछा है लेकिन ये T1 भी तो आ रहा है इमेज में, हमने T1 नहीं पूछा तुमसे, ओनली T2 पूछा, ओनली T2। बेस्ट सोल्यूशन रहना चाहिए तुम्हारा, समझ में आ रहा है, इजीएस्ट। तो सबसे बढ़िया सिस्टम क्या है, यहां से काटेंगे नीचे के दोनों लपेटेंगे, कोई पूछे दो क्यों लपेट रहे हो, इसको यहां से भी उड़ा दो केवल इसको लो, तो तुम तुरंत कहो सर जी यहाँ T2 लगेगा नीचे T3 आ जाएगा, हमें केवल T2 चाहिए, T3 भी निकालना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, पर अगर यहां से उड़ाएंगे और ये दोनों लेंगे तो सर जी T3 नहीं निकालना पड़ेगा, T2 अकेले आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं, यही तो सीखने वाली बात और क्या है, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं, हम प्रॉब्लम्स के थ्रू सीखेंगे। ठीक, तो पकड़ लो दोनों को, हमने दोनों को बुलाया, हमने कहा हेलो 2m 3m कैसे हो, आ जाओ बेटा, m का साथ छोड़ो, ये बहुत नालायक है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा, तो T2 ऊपर लग रहा है और इन दोनों का 5mg नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन क्या है अपवर्ड, बताओ जरा न्यूटन लॉ क्या आएगा, T2 माइनस इक्वल टू 5ma, शाबाश, T2 माइनस 5mg इज इक्वल टू, अच्छा अगर ये डाउनवर्ड होता है तो क्या लिखते 5mg माइनस, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, बताओ कोई हम कह रहे तुम्हें 51 बॉडी दे दे कोई परेशानी होगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे कोई परेशानी होगी, समझ रहे हो ना, रट तो रहे नहीं हो, डाउनवर्ड करे चाहे अपवर्ड करे न्यूटन लॉ चेंज होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, हम कह रहे रेस्ट पे है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो T1 इक्वल टू 5mg आ जाएगा। अब मैं इसके लिए 50 सवाल कराऊं क्या तुमको कि 2 में काम चल जाएगा, एक मैंने कर दिया एक तुमसे करवा लूंगा अभी 2 मिनट बाद, है ना, तो चलो भैया T3 के लिए क्या करोगे, यहां से ब्रेक करोगे, नीचे वाली एक बॉडी केवल, T3 ऊपर लगेगा 3mg नीचे लगेगा, तो T3 माइनस 3mg इक्वल टू 3ma, खेल खत्म, बताओ भैया सार्थक, अब समझ में आ रहा होगा, काइनेमेटिक्स में तुम लेट आए एक्चुअली, तुमसे ज्यादा दर्द हमें रहा कुछ, लेकिन तुम छोड़ना मत, पीछे से धीरे 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 पढ़ते रहो, कवर करते रहो। अब बताओ स्कूल वाले एक दिन में 2 दिन में खत्म कर देते हैं, सवाल करते हैं नहीं है इसलिए खत्म कर देते हैं, वो कहेंगे देखो बेटा टेंशन होता है कि वही जो जब तुम्हें एग्जाम आता है और तुमसे नींद नहीं आती, तुम्हें खाना नहीं खिलता, वही टेंशन होता है बेटा, है ना, वैसे कुछ स्ट्रिंग में होता है, आओ बेटा लगा लेते हैं, ऐसा कुछ बोल देते स्कूल वाले। तो अब जब बताओ यश कह रहा है कि आधा घंटे में रिलेटिव मोशन पढ़ा दिया, धन्य हो भारत के भाग्य विधाता। चलिए भैया तो कहानी को आगे बढ़ाया जाए, कहानी को आगे बढ़ाया जाए, एक सवाल आपके लिए मैंने करके दिखाया, अब आप एक करके दिखाएंगे, यहाँ एक बॉडी हमने लटकाई, एक बॉडी और लटकाई, यहाँ एक बॉडी और लटकाई, यहाँ मैंने एक बॉडी और लटकाई, ये m मास, ये 2m मास, ये 3m मास, ये 4m मास, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, g/2 है, g के टर्म में आंसर चाहिए मेरे को, और मेरे को इस स्ट्रिंग में केवल ओनली वन टेंशन चाहिए, इस स्ट्रिंग का टेंशन चाहिए, टी बोल रहा हूं मैं, चलो T1 T2 दो दे दो हमको, एक ये वाला दे दो एक ये वाला दे दो, T1 T2 दो चाहिए, एक m और 2m के बीच में इस स्ट्रिंग में टेंशन और एक 2m 3m के बीच में इस स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक, केवल 2 टेंशन निकाल लें।
बीडी बनाया करो। ये तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, हम बताए दे रहे हैं। आयुष सुधर जाओ बेटा, एफबीडी के बिना गलत हो जाएगा मामला। आ गया बच्चों? देखो T1 के लिए हम यहाँ से इतना सिस्टम आनेंगे, तो देखो ऐसे बनाया करो, आदत में डाला करो, इससे थोड़ा सा गलती नहीं होती। ये T1 ऐसे इस पे ऊपर लग जाएगा टेंशन, और पूरा सिस्टम ले लिया हमने, बाकी तो कुछ दिखाना नहीं है। और 3 4 7 2 9 mg वेट लग जाएगा टोटल, और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है ना? तो क्या लिखेंगे? फोर्स 9 mg माइनस T1 इज इक्वल टू 9 mg। ये पुट करके T1 आ जाएगा। और T2 के लिए देखो, नीचे वाले दो ले लेंगे। जब एकदम परफेक्ट हो जाओगे ना, यहां डायग्राम बनाते रहो, एग्जाम में नहीं बनाना पड़ेगा, इतना वादा है। अभी अगर डायग्राम नहीं बनाओगे फिर वहां कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर तुम्हें लगेगा यार एफईडी बना लेते कि गलती ना हो जाए, उस चक्कर में जल्दी जल्दी में गलती देखो। अभी प्रैक्टिस में ले आओ डायग्राम, फिर थोड़े दिनों बाद मन में बनने लगेगा। कितना टाइम लगता है डब्बा खींचने में? रफ डायग्राम ही तो बनाना है। यहाँ पर देखो 3m वाले पे ऊपर लगेगा ना T2, इस पे ऊपर, इस पे नीचे, राइट? तो T2 इधर लगेगा, और ये दोनों मास है, 3 4 7 mg वेट लगेगा। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, क्या लिखेंगे? 7 mg माइनस T2 इज इक्वल टू 7 mg। यहाँ पर एक्सीलरेशन बताना है, T1 T2 बताना है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे सिस्टम रखा हुआ है। फोर्स F हमने लगाया है, तीनों से बॉडी आगे जा रही। श्रेया समझ रही हो ना बेटा? हाँ, बता देना मुझे जो चीज डाउट हो। या क्या नाम, शौर तुम भी? वरुण तुम समझ रहे हो? ठीक, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, आप लोग खुद से ट्राई करो। पहले एक्सेलरेशन निकालो। अच्छा, सजेस्ट करो, एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना सिस्टम मानोगे? पूरे को सिस्टम मान लो। शाबाश शाबाश शाबाश।
ये कितने क्वेश्चन है देखें जरा। सिलेक्ट करके दिए, बहुत ज्यादा नहीं दिए। लो आ गया भाई। देखिए अगर हम एक्सेलेरेशन, वैसे तो इसका mg ऐसे लगेगा, ये r1 ऐसे लगेगा, 2mg इधर लगेगा, r2 ऐसे लगेगा, ये 3mg वेट लगेगा, r3 ऐसे लगेगा। यहाँ पर t1 ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पर ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे t2 ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे। पर अगर हम पूरा सिस्टम कंसीडर करेंगे ऐसे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन लेंगे तो ये सारे फोर्सेस तो बैलेंस हो चुके हैं, कैंसिल है, रिजल्टेड इनका जीरो है, और ये इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। केवल यही फोर्स रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सटर्नल। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6m। एक लाइन में एक्सेलेरेशन आ जाएगा, बताओ बेटा। अब जैसे T1 चाहिए तो यहां से ब्रेक कर देंगे, अब मन में ब्रेक करते हैं। ठीक, ये हमने ब्रेक कर दिया। आप बताओ न्यूटन लॉ लिखो। क्या हम लेफ्ट वाला ही न्यूटन लॉ लिख रहे हैं? लिखो न्यूटन लॉ। क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू, ये इधर है, ये आ चुका है, यहां से ब्रेक किया, लेफ्ट वाला ले लिया हमने एक, T1 इधर है ना, क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू एम ए, और ए F by 6m, तो ये F by 6 आ जाएगा। सबसे बढ़िया लेफ्ट है, तुम राइट वाला लिए थे। अरे हमने कहा देख के लिया करो कभी कभी। अरे मूर्खो, T2 के लिए देखो यहां से उड़ा देंगे, T2 के लिए फिर अभी राइट लेफ्ट ले लेते हैं। ये देखो उड़ा दिया T2। अब सुनो, यहां से उड़ाएंगे, या तो इसको लेंगे या ये दोनों को लेंगे। तो यहां से उड़ा के दोनों ले लेते हैं। ये वाला तो तुमने ले ही लिया होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो लेके दिखाता हूं आपको। ये m है और ये 2m है, और इस पे T2 ऐसे लग रहा है ना, और इतने को देखो ये एक्सेलेरेशन ऐसे जाग रहा है, ये इंटरनल हो जाएगा फोर्स। क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू 3m इंटू ये रख देंगे। समझ में आ गई बात? अब हम कह रहे 50 बॉडी हो, क्या फर्क पड़ता है, जहां टेंशन पूछेगा वहीं से उड़ा देंगे, या तो इधर वाला या तो इधर वाला, पूरा ले लेंगे। एक्सेलरेशन निकालना है, पूरा सिस्टम ले लेंगे। अरे कर लोगे? अब मैं नहीं करा रहा इस पे एग्जाम्पल, ठीक है।
शो करना, लिख लेना। तो 2 लाइनें लिख देना कि इतना सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं और इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिख रहे हैं। इतना मल्टी बॉडी नहीं आता बोर्ड्स में, 2 बॉडी का मैथ हो गया। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले पूरा सिस्टम ले रहे हैं, सारे फोर्स नहीं दिखाएंगे, थोड़े फोर्स दिखाएंगे। अगर हम पूरा सिस्टम ले रहे हैं तो मास 6m है, टेंशन सारे इंटरनल हैं, ये वाले जो इंक्लाइन प्लेन वाले नॉर्मल लगेंगे वो cos थीटा के इक्वल हो जाएंगे, 2mg cos थीटा, ये वाला नॉर्मल mg cos थीटा, ये वाला नॉर्मल, वो भी नहीं दिखा रहे, वो भी बैलेंस्ड है फोर्स। केवल एक फोर्स दिखाएंगे इधर की तरफ, पूरे सिस्टम को लिया है तो 6mg sin थीटा, और एक्सेलेरेशन ऊपर इसलिए होगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है, न्यूटन्स लॉ लिख लेते हैं पूरे सिस्टम के लिए, 5mg माइनस का ये वाला फोर्स कितना है 3mg, ये नेट फोर्स हो गया। F इज इक्वल टू m, मास कितना है 6 है, ए आ रहा है 2g/6g/, ठीक है। T1 निकालना है तो यहां से ब्रेक करेंगे, केवल एक बॉडी लेके, देखो ऐसे बनाया करो, ठीक है। 2m मास की बॉडी ले ली तो 2m वाले का लगेगा 2mg sin थीटा, T1 ऐसे लग रहा होगा और एक्सेलेरेशन निकाल चुके हो वही होगा g/k। अब इसको देख करके न्यूटन्स लॉ फिर से लिख देंगे, समझ रहे हैं ना, सिस्टम डिसाइड किया न्यूटन्स लॉ। T1 माइनस 2mg sin 30 इज इक्वल टू 2m, लिख देंगे ना, एक g/3 पुट कर देंगे। T2 चाहिए, यहां से ब्रेक कर दो, यहां से ब्रेक करके या तो नीचे वाले दोनों ले लो या ऊपर वाला एक ले लो। तो मैं अगर ऊपर वाला एक ले लूं, T2 निकालने के लिए 3m मास का, तो ये लग रहा है इस पे 5mg, एक लगेगा वेट इसका कंपोनेंट 3mg sin 30, और एक लगेगा इसका T2, और एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है। तो फिर न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, एक ही डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, माइनस T2 माइनस 3mg sin 30/2 इज इक्वल टू 3ma। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो ऐसे कितना रटोगे आप मुझे बताओ। अभी आधा न्यूटन्स लॉ पढ़ाया है, क्या रट लोगे, कितना रटोगे, क्या रटने वाला है, सब समझने वाला है। इसलिए मैं डे 1 से प्रेशर दे रहा हूं, समझने पे जोर दो, समझने पे जोर। बताओ कोई डाउट आ रहा हो मन में, कैसे से साफ साफ तो बताता चलो, जो मेन बातें हैं, जैसे जिस टेंशन में जिस स्ट्रिंग में चाहिए वहां से उड़ा दो, या तो नीचे वाला पकड़ो या ऊपर वाला पकड़ो। आप जरूरी नहीं है मानो, आप एक एक बॉडी करके भी सॉल्व कर सकते हो, सबसे लंबा पड़ता है अगर अलग अलग करोगे। कोई भी एक चीज निकालनी है, सबको सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, जो चीज चाहिए वो अलग से इंडिपेंडेंट सॉल्व हो रही। जैसे देखो एक्सेलरेशन के लिए हमने कोई टेंशन नहीं लिया, एक लाइन में आया, ए आने के बाद टेंशन T2 निकालना है, तो यहां देखो T2 केवल दिख रहा है, कोई T1 नहीं दिख रहा है। यहां पर हमने ऐसा सिस्टम लिया कि केवल T1 दिख रहा है। यानी अगर हमसे एक टेंशन पूछेगा तो हम मजबूर नहीं है दूसरा निकालने के लिए, हम ऐसा सिस्टम सेलेक्ट करेंगे कि एक ही में काम हो जाए अपना। यही तो सीखना है, और क्या। गधों की तरह अलग अलग बॉडी के लिए, हर एक बॉडी के लिए FBD बनाना, ये तो गधों वाला मेथड है, फिर पढ़ने का क्या फायदा इतना सारा। जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे और बहुत मजबूरी होगी अलग अलग बॉडी के लिए बनाना, तब बनाएंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग हैविंग सम मास। बस देखते हैं, अभी चर्चा करते हैं। अब बच्चों, किसी स्ट्रिंग में अगर मास हो, मतलब मास रियल स्ट्रिंग जो वास्तविकता में होती है, मासलेस स्ट्रिंग में हमने पढ़ा कि उसके सभी पॉइंट पे टेंशन एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। जरा मोबाइल में टाइम देख के बताओ क्या हुआ है। बहुत टाइम है, अभी तो मैं पुल ही पहुंचा था, 1 घंटा और। तो स्ट्रिंग हैविंग सम मास में हम ये समझ रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग में मास हो
अलग हो सकता है, इसकी वजह से टेंशन अलग अलग आएगा। आइए प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। बाकी टेंशन का कॉन्सेप्ट वही, बस यही है कि पूरे में टी नहीं होगा, एक पॉइंट पे T1 होगा, उसी स्ट्रिंग में थोड़ा अलग आओगे तो T2, T3, T4, डिफरेंट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग में हैव डिफरेंट टेंशन फोर्स। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैकेनिक्स के सवाल ही उसकी थेरी कुछ नहीं होती, नए नए सवाल आते जाते, नए नए एप्लीकेशन, थोड़ा चेंज होता जाता है, वही कॉन्सेप्ट सीखते चले जाते हो। ठीक है ना, इसलिए मैकेनिक्स टफ है। जिसने समझी नहीं है अभी आके किसी को बिठा दो जिसने न्यूटन लॉ शुरू से ना पढ़ा हो, रो लेगा, आत्महत्या कर लेगा, यही लटक जाएगा, क्या चल रहा है यार, टेंशन, mg, नॉर्मल, कहीं इधर इसको माइनस कर देते, कहीं उसको। प्रोसेस है, हम लोग धीरे जीरो से सीख के आए तब यहाँ तक पहुंचे हैं। सलीका होता है भाई पढ़ने का, ऐसे थोड़ा ना मुंह उठा के आए कोई भी आए सब बिठा दो सर हमें किसी भी क्लास में बैठ जाएंगे, ऐसे थोड़े ना होता। इसलिए हम लोग इस बात पे बड़ा परेशान रहते हैं कि नहीं बीच क्लास में नहीं बिठाएंगे। आइए, तो ये बेटा हमारे पास एक बॉडी है, एक है बॉडी, कैपिटल M इसका मास है, चलो 2m ले लेते हैं। एक बॉडी इधर है, अच्छा सवाल ले रहे हैं, M इसका मास है, इन दोनों बॉडी के बीच में जुड़ी है एक मोटी स्ट्रिंग, ये मोटी स्ट्रिंग। अब कहोगे सर नीचे का है जोड़ी, बीच में का नहीं जोड़ी? बीच में इसलिए नहीं जोड़ी कि बीच में जोड़ेंगे तो ऐसे ढीली हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी कर्व फॉर्म। हमारी किताबों में, कई किताबों में ऐसे जुड़ी रहती है, ऐसे जुड़ी रहती है, और फिर वो स्ट्रेट दिखा देते हैं। ऐसे थोड़े हो सकते, स्ट्रेट दिखाने के लिए आपको इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, ये बात हम आगे प्रूफ करेंगे। ये ऐसे लूप के फॉर्म में हो जाती है फिर, और लूप में फिर कैलकुलेशन में बड़े बदलाव हो जाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि एरर ना हो। ठीक है, किताब में और असाइनमेंट में भी तुम्हारे ऐसे रही होगी तो तुम उनकी गलती को माफ कर देना। ठीक है, ये मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, या फिर मैं ये कह दूं कि ग्रेविटी है नहीं तो मैं बात कर सकता हूं ना, क्यों? बिना हॉरिजॉन्टल में तो डील हो जाएगा, तब भी नॉर्मल नहीं होंगे, यहां से ग्रेविटी नहीं होगी तो नॉर्मल नहीं लगेंगे। यहां से एक फोर्स लगाया F, हमने कहा हेलो F कैसे हो? F बहुत बढ़िया, जहां मन होता है बुलाओ तुरंत आ जाता है। इस स्ट्रिंग का खुद का मास भी M है, M सब सेम है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग है मास M है और इसका खुद का लेंथ है। अब हमने कहा कि बेटा यहां से x डिस्टेंस पर टेंशन फोर्स बताना है कितना है। पहले हम यहां टेंशन फोर्स निकालेंगे, फिर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये टेंशन सभी पॉइंट पर इतना ही होगा या x की वैल्यू चेंज करने पर चेंज होगा। तो हमने कहा अपना वही पुराना तरीका, हमने कहा देखो सर जी पहले तो ये हमें पता है कि पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, तो भैया पूरे को एक सिस्टम मान लिया और न्यूटन्स लॉ लगा डाला। F इज इक्वल टू पूरा मास कितना है 4m। तो यही गलती होती, सबसे पहले लोग बॉडी का मास देखते हैं, रस्सी का मास भूल जाते, आदत में होता है ना, रस्सी का मास दिखता है नहीं, जैसे फ्रांस ने कहा 3m। ये कॉमन मिस्टेक है भाई साहब, हर साल देख रहा हूं मैं, 10 साल हो गए। तो 2m इसका हो गया, m इसका हो गया, m स्ट्रिंग का हो गया, पूरा मास कितना है 4m, तो a कितना आ गया F/4। ओके, अब हमने तुम्हें बड़ी सरल सी बात बताई, जहां टेंशन पूछे वहां से खचाक बताई कि नहीं। या तो इधर वाला सिस्टम ले लो या इधर वाला ले लो। किधर वाला लोगे? नहीं लेफ्ट वाला लेंगे। अरे राइट भी ले लोगे तो वही आएगा, लेफ्ट ज्यादा आसान है। आओ देखो, तो यहां से उड़ा के मैं लेफ्ट वाला सिस्टम ले रहा हूं, तो लेफ्ट वाले सिस्टम में मेरे पास एक बॉडी है, पूरा लेना फिर लेफ्ट वाला है ना, कुछ और एक्सटर्नल ना बनने पाए। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग का टुकड़ा आ रहा है और इस पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा, पुलिंग लग रहा होगा कि नहीं? और देखो इधर कोई फोर्स नहीं ना, इसलिए सिर्फ इकलौता फोर्स यही आएगा। और ये वाली स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी कितनी होगी, और इसका मास कितना होगा M/L इंटू शाबाश। और ये सिस्टम एक्सेलरेशन A से जा रहा है जिसकी वैल्यू F/4m पहले से निकाल चुके हैं। अब हमने कहा चलो न्यूटन्स लॉ लिखते हैं, तो T बराबर पूरे सिस्टम का मास लिखेंगे, 2m तो हो गया बॉडी का, F बराबर m, यही तो